माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में उम्र कैद की सजा काटते हुए 28 मार्च की रात में दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई। इस खबर के साथ दिमाग में एक सवाल लगातार चल रहा है कि आखिर क्यों समाज का कोई सामान्य सा इंसान लोगों का मसीहा बन जाता है, क्यों लोगों का भरोसा तंत्र से उठ जाता है और लोग बाहुबलियों में अपना मसीहा रॉबिन हुड खोजने लगते हैं। हमारे अंदर की संवेदना कहां गई जो किसी के मौत पर जश्न मनाना चाहती है? कहीं हमने और आपने जाने अनजाने में ही सही किसी नए मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन जैसे रॉबिन हुड या बाहुबली को बनाने में अपनी भूमिका तो नहीं निभाई है। मुख्तार अंसारी का जाना जितना बड़ा सच है, समाज का अपने जद्दोजहद को खत्म करने के लिए रॉबिन हुड की तलाश भी उतना ही बड़ा सच है। क्यों एक आपराधिक इतिहास वाले इंसान के लिए आम जनता एक तरफ दुख का सैलाब है तो दूसरी तरफ खुशी की लहर? कैसे कोई सत्ता के समानांतर अपनी सत्ता खड़ी कर लेता है जिससे लोग इंसाफ और मदद की गुहार लगाते हैं और तुरंत इंसाफ और मदद पाते हैं? क्या है कानून व्यवस्था के भ्रष्ट हो जाने और रॉबिन हुड के उभरने का खेल? जानेंगे आज के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं इकबाल। पिछले साल इलाहाबाद वाले अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में सनसनीखेज हत्या के बाद अब 28 मार्च रात 10:30 बजे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल फिर से खबरों की सुर्खियों में आ गया, जब मऊ के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की जेल में धड़कन रुकने से मौत हो गई। खबर थी कि कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और 28 मार्च का रात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर यह भी है कि कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है। आखिरकार अपराध और ताकत और सत्ता के साथ मऊ के लोगों के बीच मसीहा की छवि रखने वाले एक ग्लैमरस किरदार का अंत हो गया। इसके साथ ही आप मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम हिस्ट्री के साथ राजनीतिक उत्थान पतन की कहानी भी सुन चुके होंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार या देश के अन्य हिस्सों में हर जिले में कोई ना कोई मुख्तार अंसारी के जैसा बाहुबली, जिसे माफिया डॉन कहने का रिवाज है, मौजूद मिलता है। जब तक सत्ता का औजार बना रहा तब तक सब ठीक चलता रहा। उसके बाद वो सुर्खियों में तब आया जब सत्ता पक्ष के खिलाफ हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करें तो इलाहाबाद उर्फ प्रयाग में अतीक अहमद, उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है और उसके पहले उसके बेटे का पुलिस इनकाउंटर कर देती है और खबर सनसनीखेज बनती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय जयकार भी होती। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में कई माफिया सत्ता के साथ गलवैयां करते हैं, लेकिन उनकी सनसनीखेज खबर नहीं बनती। वो प्रतापगढ़ के कुंडा में अपनी निजी कानून व्यवस्था चलाने वाले राजा भैया हों या फिर अयोध्या के गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह हो, जिन्होंने बीते राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। और मजेदार बात यह है कि अभय सिंह मुख्तार अंसारी के पुराने जोड़ीदार हैं। अभी भी 3 केस में मुख्तार अंसारी और अभय सिंह सह अभियुक्त हैं। खास तौर पर 4 फरवरी 1999 को लखनऊ के जेल सुपरिटेंडेंट आर.के. तिवारी की राजभवन से थोड़ी दूर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई और अचानक गवर्नर हाउस के सामने पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ अभय सिंह आरोपी रह चुके हैं और बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में जिसने मुख्तार अंसारी को एक बाहुबली बनाया, उसमें अभय सिंह का नाम भी उछला था। मुख्तार अंसारी से उनकी नजदीकी कोई छुपी बात नहीं है। वही राजनीति का खेल देखिए कि राज्यसभा के चुनाव में पाला बदलने के इनाम के रूप में अभय सिंह को वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है और मुख्तार अंसारी को धीमी मौत। अभय सिंह के ही पुराने जोड़ीदार और अब दुश्मन जौनपुर के धनंजय सिंह की बात कर लेते हैं। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह मजबूत पैठ रखते हैं। 2-4 ब्लॉक प्रमुख बनवा देना उनके बाएं हाथ का खेल है। धनंजय सिंह जौनपुर की रारी विधानसभा क्षेत्र से सन 2002 में
निर्दल और सन 2007 में जनता दल यूनाइटेड से विधायक रह चुके हैं और सन 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। और तो और खाली हुई रारी विधानसभा सीट से अपने पिता को भी जितवा देते हैं। फिलहाल धनंजय सिंह फिर से खबरों की लाइमलाइट में तब आए जब लोकसभा चुनाव में कभी बीजेपी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस से मोलभाव करते हुए तय किया कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। तब अचानक से एक पुराने केस में निचली अदालत का फैसला आया और उन्हें जेल हो गई। उसके पहले तक धनंजय सिंह भी पूरी धमक के साथ जौनपुर में जनता के बीच मसीहा वाली छवि जोरदार तरीके से बरकरार रखे हुए थे। लोकसभा चुनाव में उतरने वाले दूसरे प्रत्याशियों से जैसा वो उनका चुनाव प्रचार चल रहा था और जैसा माहौल था, उससे लग रहा था कि बहुत आगे चल रहे थे। ताजा खबर है ये कि धनंजय सिंह की जगह उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह चुनाव लड़ेंगी। और मुख्तार अंसारी के जगत प्रसिद्ध दुश्मन ब्रजेश सिंह की कहानी सबको पता ही है। जहां मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और खुद की पार्टी में राजनीतिक जमीन तलाशते रहे, वहीं ब्रजेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और आज तक भगवा पार्टी के जरिए राजनीति के वर्चस्व की लड़ाई साध रहे हैं। ब्रजेश सिंह के परिवार में सबसे पहले उनके बड़े भाई उदयबान सिंह उर्फ चुलबुल सिंह 1998 और 2010 में बीजेपी से एमएलसी बने। चुलबुल सिंह के बेटे सुशील सिंह भी 3 बार लगातार चंदौली के विधायक हैं। ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह 2 बार एमएलसी रह चुकी हैं और खुद ब्रजेश सिंह भी सन 2016 में बनारस से एमएलसी रह चुके हैं। आज सफेद पोश नेता का चोला ओढ़ भगवा पार्टी में शरण ले चुके ब्रजेश सिंह कभी दाऊद इब्राहिम के खास हुआ करते थे। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम। जे हॉस्पिटल हत्याकांड से दाऊद के भाई इब्राहिम कासकर की हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ने अरुण गौली गैंग के 4 गुर्गों को गोलियों से भून डाला था। फिलहाल ब्रजेश सिंह 2022 से जमानत पर है। उत्तर प्रदेश में इतने माफिया और डॉन हैं कि अगर मैं एक एक की पड़ताल करने लगूं तो एक वीडियो में खत्म नहीं होगी बात, पूरी एक सीरीज बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारी पड़ताल का मुद्दा बाहुबली गिनना है ही नहीं, बल्कि भय मुक्त, अपराधी मुक्त सरकारी दावे की पोल पट्टी खोलने के साथ देखना है कि आखिर ये माफिया संस्कृति पूर्वांचल में इतनी मकबूल क्यों है। सफेद कपड़े, सफेद जूते और महंगी एसयूवी का काफिला बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं की आंख में चमक पैदा करता है। उन्हें भी एक शॉर्टकट नजर आता है। रातों रात अपराध की दुनिया से होते हुए राजनीति और ठेकेदारी की दुनिया में नाम और पैसा कमाना सपना बन जाता है। और यही कल्चर ढेर सारे नए रंगरूटों की फौज तैयार करता है। हर युवा एक दिन इनके जैसा अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। ऐसे ज्यादातर युवाओं का करियर कुछ साल का होता है। यह पुलिस या विरोधी गैंग की गोली का शिकार बनते हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। और कुछ बच गए, किस्मत ने साथ दी थी, वो भी बाहुबली बनते हैं। दूसरी तरफ जनता के बीच इन बाहुबलियों की रॉबिन हुड की छवि है, जहां सिस्टम इतना करप्ट है कि आम आदमी इंसाफ के लिए अदालतों में एड़ियां घिसता रहता है और कुछ नहीं होता। वहीं बाहुबलियों के दरबार में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। छोटे मोटे मामले चुटकियों में निपटा दिए जाते हैं। हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध मूवी है गॉड फादर, जो इटली के सिसिली से अमेरिका आए डॉन कॉर्लियोन की कहानी पर आधारित है, जो मारिया पुजो के उपन्यास से ली गई है। उसका पहला ही सीन है जहां एक बाप डॉन कॉर्लियोन के पास आता है और अपनी बेटी के साथ किए गए यौन अपराध और हिंसा के बदले कुछ युवकों को सजा देने की मांग करता है। डॉन उससे नाराजगी दिखाता है कि तुम मेरे पास आने से पहले अदालत के पास गए, तुम्हें क्या मिला? लड़की का बाप शर्मिंदा होता है और माफी मांगता है और डॉन कॉर्लियोन उसका बदला लेता है, लड़कों के जबड़े तोड़वाकर उन्हें अस्पताल भेजकर। वास्तव नाम की बॉलीवुड की भी एक हिट फिल्म है जिसके बारे में मशहूर है कि यह छोटा राजन के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्माता भी छोटा राजन का भाई था। फिल्म में संजय दत्त एक गैंगस्टर के उत्थान और पतन का बेहतरीन रोल अदा किया है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आम सा लड़का मजबूरी में अपराध का रास्ता पकड़ता है, राजनेता उसका उपयोग करते हैं और फिर जब वो हाथ से बाहर निकलने लगे तो कैसे मक्खी मच्छर की तरह निपटा देते हैं। असली जिंदगी में कई मिसालें हैं, जैसे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी लेने वाला खतरनाक डॉन श्री प्रकाश शुक्ला। इसके जीवन पर भी एक बेहतरीन फिल्म
शहर नाम के से बनी है, जिसमें अरशद वारसी ने बेहतरीन काम। किस्सा मुख्तसर ये है कि सारे बाहुबलियों की यही कहानी है। वो तुरंत फैसले करके जनता के हीरो बन जाते हैं। बेटी की शादी है, घर की मरम्मत करना है, बच्चे की पढ़ाई की फीस भरना है, हैंडपंप लगवाना है, जमीन का विवाद है पड़ोसी से या रिश्तेदारों से, सारे काम उनके दरबार में पहुंचते ही चुटकियों में हल हो जाते हैं। जमीनी विवाद और कोर्ट कचहरी का चक्कर सबको पता है। पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं लेकिन मुकदमे खत्म नहीं होते। ऐसे में बाहुबली रूपी रॉबिनहुड का दरबार एक झटके में इंसाफ देकर हीरो बन जाता है। आज मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म हुई। पिछले साल अतीक अहमद शिकार हुए। इनके नाम को देखकर देश की आवाम की एक बड़ी तादाद ने खुशियां मनाई। इसलिए नहीं कि अपराधी थे और इनका अंत हुआ। ये बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो मुसलमान नाम देखकर खुश थे, लेकिन इन लोगों को चिंतित होना चाहिए था। सैकड़ों ऐसे बाहुबली माफिया डॉन हैं जो सरकार के संरक्षण में अपना साम्राज्य चला रहे हैं। टेंडर ठेका में सैकड़ों करोड़ वारे न्यारे कर रहे हैं। बस उनका नाम अतीक या मुख्तार नहीं है। इसलिए सरकारें, नेताओं के साथ जनता का भी एक बड़ा तबका खामोशी से उन्हें समर्थन कर रहा है। भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार करने की बात करने वाली भगवाधारी सरकार खुद एक वसूली गैंग की तरह काम कर रही है। ताजा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो सामने आया उसको ही देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड वेबसाइट पर डाले उनको देखकर कहानी साफ हो जाती। सरकार खुद माफिया स्टाइल में काम कर रही है। व्यापारियों के पीछे ईडी सीबीआई लगाओ, तुरंत बॉन्ड से वसूली करो। भ्रष्ट कंपनियों को लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचाओ, बदले में 100-200 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक दलाली में हासिल कर लो। कुछ वैसा ही जैसा माफिया टेबल पर गन रखकर बोलते थे, या तो गोली खाओ या फिर प्रोटेक्शन मनी दो। विपक्ष के नेताओं को भी जेल या ब्रीफकेस ऑफर करने का चलन जोरों पर है। जो मान गए वो मलाई खा रहे हैं, जो नहीं माने वो जेल में सड़ रहे हैं। वो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो। आम जनता की एक बड़ी जमात मुसलमानों के लिए तय किया गया मुहावरा अब्दुल की चूड़ी टाइट रहनी चाहिए बोलकर खुश है। भले ही उसके परिवार में 4 में से 3 लोग बेरोजगार बैठे हैं और व्हाट्सएप पर आईटी सेल के फॉरवर्ड मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। घर के बाहर राम मंदिर के उद्घाटन के समय लगाया गया भगवा झंडा फिर से बदलकर नया लगा दिया गया है। इस बार पहले से थोड़ा छोटा है। इतने के साथ अगर आधी रात को खबर मिल गई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है तो सारे बेरोजगार खुशी के मारे बिस्तर से उछल पड़े होंगे। लेकिन उन्हें बाहुबलियों की दुनिया में अलग तरह की बहती गंगा जमुनी तहजीब की कहानी पता नहीं है। गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदवक की क्राइम की दुनिया में अंदर से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार के गैंग में सबसे ज्यादा हिंदू रंगरूट हैं। उनमें भी मुख्यमंत्री जी के सजाती बिरादरी वाले यानी ठाकुर। और ब्रजेश सिंह को भी मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है। भाईजान वहां अच्छी तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी गोलियां धर्म देखकर नहीं चलती, गैंग से दुश्मनी देखकर चलती है। सामने मुसलमान हुआ और दूसरी गैंग का भी मुसलमान है तो वो ये नहीं सोचेगा कि सामने मुसलमान है, वो गोली मार देगा उसको। यही कहानी दूसरे धर्मों पर भी है और कहानी यही खत्म नहीं होती। मुख्तार, अतीक, ब्रजेश, श्री प्रकाश तो बस कुछ मोहरे हैं। राजनीति की बिसात पर भले ही हाथी, घोड़े, पैदल, ऊंट या वजीर दिखाई दे, असली खिलाड़ी बिसात के बाहर दोनों तरफ बैठे खाग नेता होते हैं जो इन्हें अपने फायदे या नुकसान के हिसाब से शिकार करते रहते हैं। कभी खुद के मोहरे भी कुर्बान कर देते हैं। दर्शक मजा लेता रहे, क्या फर्क पड़ता है, असली खिलाड़ी तो कोई और ही होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव जब तक निपट नहीं जाता, न जाने कितने मोहरे फायदे और नुकसान के लिए शहीद किए जाएंगे। और बगैर इमोशनल हुए खेल देखते रहिए, क्योंकि राजनीति बहुत क्रूर और निर्मम होती है। अक्सर एक जीत के लिए सैकड़ों, हजारों आम आदमी की जान कोलेटरल डैमेज के नाम पर कुर्बान कर दी जाती है और जमीनी सिपाही तो सीधा दुश्मन की गोली के सामने भेज दिया जाता है। और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि मुख्तार के बाद कौन। कई सारी पोस्ट दिखाई दे रही है कि इस रमजान मुख्तार और अगले रमजान कौन। आजम खान की भी तस्वीरें डाली गई हैं उसमें, और खबर यह भी है कि आजम खान को एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर किया गया है।
यह सब सिर्फ इसलिए है कि एक बड़ी जमात जो 33-35% है, जो ये सरकार बनाती है, वो प्लेजर लेती रहे, खुश होती रहे कि चूड़ी टाइट है। जाते जाते एक दिलचस्प सर्वे की बात कर लेते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 2004 से लेकर 2022 तक के चुनाव आयोग के डेटा का विश्लेषण करके जानना चाहा कि आखिर बाहुबली और अपराधी क्यों जीतने लगे हैं चुनाव। जबकि 2018 के एक सर्वे में यह बात पता चलती है कि देश की 98% जनता अपराधी और बाहुबलियों को चुनना ही नहीं चाहती। लेकिन हकीकत इसके उलट है। 2020 से 2022 के बीच 1,49,375 विधानसभा लोकसभा उम्मीदवारों में से 17.5% पर आपराधिक मामले दर्ज थे और 10.6% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, फिरौती जैसे अपराध दर्ज थे। और मजेदार बात यह है कि साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों की जीतने की संभावना सिर्फ 8% थी, वहीं आपराधिक छवि वालों के जीतने की संभावना 19%। यानी सारी गड़बड़ी कहीं ना कहीं हम जैसे वोट देने वाली जनता के दिमाग में। और हंसने की यह वजह यहीं खत्म नहीं हुई। आपराधिक मामलों में लंबित बाहुबली आम नेताओं से ज्यादा विकास का काम करते हैं, चुनाव में दिल खोलकर खर्च करते हैं। इससे उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है। सबसे बड़ी और गंभीर बात, बाहुबली हमारे जाति धर्म से संबंधित है, यह भी सबसे बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी और आखिरी बात कि उनके ऊपर दर्ज मुकदमे ज्यादा गंभीर नहीं हैं। जनता ये बात भी कहती है और ये सब बातें वोट देते वक्त एक मतदाता दिमाग में रखता है। निजी संपत्ति के आंकड़े देखें तो निर्दलीय उम्मीदवार की औसत संपत्ति 83.5 लाख है। सांसद और विधायक की जीते हुए सांसद और विधायक की 7 करोड़ 30 लाख है और आपराधिक मामलों में लिप्त सांसद विधायकों की संपत्ति तकरीबन 10 लाख के आसपास है और गंभीर अपराध के आरोपी सांसद और विधायकों की संपत्ति भी 9.5 लाख के आसपास है। जाहिर है अपराधियों के चुने जाने की एक मजबूत वजह उनके पास पैसा है और जनता को भी ये लगता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा है तो ये गंभीरता से चुनाव लड़ेगा और जीत सकता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या चुनाव लड़ेंगे। मशहूर राजनीतिक लेखक राजेश सिंह अपनी किताब बाहुबली ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैलेट में अरुण गावली से लेकर राजा भैया और शहाबुद्दीन से लेकर मुख्तार अंसारी तक के बाहुबलियों के उत्थान और पतन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। बताते हैं कि पहले नेताओं ने इनका इस्तेमाल किया चुनाव जीतने में, फिर अपराधियों ने खुद को ही इस मैदान में उतार लिया और फिलहाल भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ विधायिका में आपराधिक प्रवृत्ति के नेता आराम से कबूल किए गए, जो लोकतंत्र के लिए सबसे घातक साबित हो रहे हैं। देश के लिए भ्रष्ट अधिकारी उतना खतरनाक नहीं है जितना संसद में बैठा हुआ माननीय, लेकिन जब सत्ता ही अंडरवर्ल्ड के स्टाइल में काम करने लगे, सरकारी तंत्र और संस्थाओं को वसूली गैंग में तब्दील कर दिया जाए, आपराधिक रिकॉर्ड की जगह सत्ता के लिए नंबर जरूरी है ये ध्यान में रखा जाए, तब तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म भी हाथ जोड़ लेगा डेटा विश्लेषण से, क्योंकि ईडी और सीबीआई उनके दरवाजे की घंटी भी बजा सकते हैं। तो आगे क्या होगा? 2024 के चुनाव में क्या कुछ बदलेगा या पतन की ओर और आगे बढ़ेंगे? ये सब आप भी देखते रहिए हमारे साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करना है, शेयर करना है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से पेशतर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।